आज के क्लास में आप पढ़ेंगे बाइसेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में, साथ ही सेंटेंस की परिभाषा से भी आप परिचित हो सकेंगे। तो लीजिए ध्यान से क्लास को देखिए। आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में आप देखेंगे बाइसेक्शन ऑफ सेंटेंस और डिवीजन ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये सेंटेंस है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जाननी जरूरी है। आप कह सकते हैं अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ सर्टेन एंड कंप्लीट सेंस, यानी एक शब्द या शब्दों का वह समूह जो निश्चित और पूर्ण अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं। एक शब्द या शब्दों का वह समूह जो निश्चित और पूर्ण अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्या एक शब्द का वाक्य बन सकता है? तो बिल्कुल देख लीजिए। पहले ये देखिए सेंटेंस को। आप जब कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, तो आप गौर करें तो इसमें 4 वर्ड्स हैं। पहला है आई, दूसरा है एम, तीसरा है अ और चौथा है स्टूडेंट। ये 4 शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। लेकिन बचपन में आप लोगों ने शायद दिग्भ्रमित रूप में ये पढ़ लिया था कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है। अब ये तो आपने देखा कि ये सेंटेंस 4 शब्दों से मिलकर बना है। अब आपको मैं ये दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक वर्ड का भी सेंटेंस बन सकता है। कैसे? जैसे यदि आपसे कोई पूछ दे कि आर यू अ स्टूडेंट, ये सवाल है। इस सवाल में आप देखेंगे 4 वर्ड्स है और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। ये आर यू अ स्टूडेंट। अब आप जवाब के रूप में कह सकते हैं ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। जवाब के रूप में आप कह सकते हैं यस या फिर नो। तो आप देखिए कि एक शब्द का वाक्य बन गया ना, 2 वाक्य हो गए ना यहाँ, एक क्वेश्चन दूसरा आंसर। तो एक शब्द का भी वाक्य बन सकता है प्रोवाइडेड दैट कि उसका निश्चित और पूर्ण अर्थ हो। अब आप कहेंगे जब क्वेश्चन की बात आएगी तब ना एक सेंटेंस का, एक वर्ड का सेंटेंस बनेगा। नहीं। आप मान लीजिए किसी को ऑर्डर पास करते हैं, आप कहते हैं कम, आओ। यहाँ देखिए सिर्फ कम कह देने से एक वाक्य बन जाता है। यहाँ सेंस है यू कम, एक वाक्य बन जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप क्रिकेट के मैदान में मैच देख रहे हैं, किसी प्लेयर ने अच्छा शॉट लगाया और आपके मुंह से अचानक निकल जाता है एक्सेलेंट। आपने ये नहीं कहा कि योर शॉट इज एक्सेलेंट, सिर्फ एक्सेलेंट कह दिया। यह एक वाक्य का सेंस देने लगा। तो आपने क्या देखा कि एक शब्द से भी वाक्य बन सकता है। लेकिन शब्दों का लंबा समूह हो, अर्थ नहीं निकल रहा हो, उसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। एक उदाहरण देखिए। यदि आप कहते हैं कि राम इज अ हैंडसम, डिलीजेंट, ग्रिगेरस, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, और यहाँ लगा देते हैं आप फुल स्टॉप, ऑनेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स रहने के बावजूद भी यह वाक्य नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस निकल नहीं पा रहा है कि राम आखिर है क्या। अब यदि आपको इस सेंटेंस को राम इज़ हैंडसम, डिलीजेंट, ग्रीगेरियस, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट को वाक्य बनाना है तो आपने क्या करना होगा, अब आप इस ऑनेस्ट शब्द जो एजेक्टिव है, ये सारे एजेक्टिव्स हैं, इसके बाद आप बॉय जोड़ दीजिए। जैसे ही आप बॉय जोड़ेंगे ये सेंटेंस हो जाएगा। और एक तरीका है इसे सेंटेंस बनाने का, आपने देखा कि यहाँ नाउन बॉय जोड़ने के बाद ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था अब एक सेंटेंस हो गया है। यदि आप यहाँ बॉय नहीं जोड़ना है तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ फुल स्टॉप करिए, लेकिन ए को यहाँ से हटा दीजिए। अब भी यह पूर्ण वाक्य बन गया और पता चल रहा है कि हम राम के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरा में था कि राम एक लड़का है। तो ये था वाक्य को समझने और पहचानने की बात कि वाक्य हम किसे कह सकते हैं। अब आइए हम सेंटेंस को बाइसेक्ट करके देखते हैं। देखिए, आप यदि गौर से देखेंगे तो आप ये है बाइसेक्शन ऑफ अ सेंटेंस। बाइसेक्शन देखेंगे, किसका बाइसेक्शन हम लोग कर रहे हैं, सेंटेंस का कर रहे हैं। एक सेंटेंस है राम सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। इस एक सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, राम सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, यहाँ से वहाँ तक एक सेंटेंस है। अब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं। सेंटेंस को यदि हम तोड़ते हैं तो कितने तरह से तोड़ सकते हैं, तो यदि हम इसको पहले तरह से तोड़ते हैं तो ये राम है सब्जेक्ट, ध्यान से देखें, सिंग्स है वर्ब, अ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट और ऑन द स्टेज है रेस्ट। तो पहले तरह से तोड़ने पर इनके चार खंड हमारे सामने आए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। अब सवाल उठता है कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक एक करके देख लीजिए आप। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वन हु डज समथिंग, जो कुछ करे उसे हम कर्ता कहते हैं। गांव में भी देखा होगा आपने, जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है उनका जो क्रियाकर्म करता है उसे कर्ता कहा जाता है, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो कुछ करे उसे हम कर्ता कहते हैं। अब बात आती है वर्ब किसे कहते हैं। एक्शन मेड बाय द सब्जेक्ट, जो कर्ता करता है वही तो क्रिया है। कर्ता के द्वारा किए गए एक्शन को हम क्रिया कहते हैं। अब आपने देखा कि यदि कर्ता होगा तो क्रिया होगा, क्रिया होगा तो कर्ता होगा, बिना कर्ता के तो कोई क्रिया हो नहीं सकती है। अब सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, तो ध्यान दें, द अदर रेसिपिएंट ऑफ एक्शन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे देन द सब्जेक्ट यानी अदर रेसिपिएंट, जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा हो कर्ता के अतिरिक्त, क्योंकि बिना कर्ता के तो वर्ब नहीं हो सकता है। तो कर्ता है तो वर्ब अफेक्टेड होगा ही, वर्ब से कर्ता तो अफेक्टेड होगा ही। कर्ता के अतिरिक्त यदि वर्ब से कोई अफेक्टेड हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे आप ध्यान से समझ लें। कर्ता के सिवाय कोई अन्य भी यदि क्रिया से प्रभावित हो रहा हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखें राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो राम एक्शन कर रहा है और गाना भी गाया जा रहा है, तो ये भी अफेक्टेड हो रहा है सिंग से। जिस तरह से राम अफेक्टेड हो रहा है उस तरह से सॉन्ग भी अफेक्टेड हो रहा है। अब रेस्ट किसे कहते हैं, तो रेस्ट किसे कहते हैं, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड और a group of words
कमिंग आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से देख लें कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट which can't affect the completeness of a sentence, completeness of the sentence। यानी हिंदी में यदि आप इसको लें तो आप ऐसे कहेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द या शब्द समूह जो वाक्य के पूर्णता को प्रभावित नहीं कर सके उसे हम रेस्ट कहते हैं। गौर करिए कि यदि राम सिंह अ सॉन्ग यहीं आप फुल स्टॉप लगा देते हैं राम सिंह अ सॉन्ग के पास ही, तो यह अब भी कंप्लीट सेंटेंस है। इसलिए ऑन द स्टेज आप लिखें तो भी यह वाक्य है, ऑन द स्टेज आप नहीं लिखें तो भी यह वाक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि यदि बाइसेक्शन आप प्रथम आधार पर करते हैं तो सेंटेंस के 4 अवयव आपके सामने हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। और आपने यह भी देख लिया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और रेस्ट किसे कहते हैं। अब हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे तरह से बाइसेक्ट करते हैं। दूसरे तरह से जब हम बाइसेक्ट करते हैं तो सेंटेंस में जैसे देखिए आप राम, फिर इसी सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। इसमें जो ये राम है इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक को यदि हम बाइसेक्ट करते हैं तो इसको प्रेडिकेट कहते हैं। यानी यदि हम दूसरे तरह से सेंटेंस को बाइसेक्ट करें, अंदर से तोड़ने का प्रयास करें, तो ये 2 टुकड़ों में बटेगा, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट भी हो सकता है। गौर करें, जैसे आप कहते हैं राम सिंग्स, यहाँ 2 पार्ट में तोड़ना है तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। और इस बार प्रेडिकेट में सिर्फ, इस प्रेडिकेट में क्या है, सिर्फ वर्ब है। लेकिन यदि आप कहते हैं राम सिंग्स अ सॉन्ग, आप गौर करें कि यहाँ भी ये सब्जेक्ट है, सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है, इसमें क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। फिर आप इसी सेंटेंस को तीसरी जगह लिखते हैं, राम सिंग्स अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो गौर करें आप कि 2 पार्ट में टूटेगा, ये सब्जेक्ट कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट कहलाएगा। और इस बार प्रेडिकेट में क्या क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और रेस्ट है। तो आप महसूस कर लिए होंगे कि सेंटेंस को यदि हम बाइसेक्ट करेंगे तो 2 तरह से कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट के रूप में या सीधे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में। एक वाक्य को वाक्य होने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना अति आवश्यक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। तब आपका सवाल होगा कि आपने इम्परेटिव सेंटेंस में कम कहा था तो वो कैसे वाक्य बन गया था, तो आप उसको भी गौर से देख लें। हम लोग जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की बात जब भी हम करते हैं उसमें सब्जेक्ट यू को लिखा नहीं जाता है। तो यदि आप सिर्फ कम कहते हैं तो ये कम अपने आप में एक वाक्य जरूर है, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ यू जो है अंडरस्टूड है। तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट और कम हो गया प्रेडिकेट। यहाँ भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की मौजूदगी है। अगले वीडियो में आप देखेंगे डिवीजन ऑफ सेंटेंस के बारे में, इसलिए अभी ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली किस्त आते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए और आप आराम से उस वीडियो को देखकर अंग्रेजी में घर बैठे प्रवीणता हासिल कर सकें। धन्यवाद।